हेलो फ्रेंड्स, टीम समरहिल की ओर से मैं निरंजन कुमार आप सभी का वेलकम करता हूं। हम लोगों का जो सीटेट सीरीज अभी चल रहा है, इसके अंतर्गत बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र में आज हम लोग 7वें अध्याय की ओर बढ़ेंगे, जो होगा हमारा बुद्धि निर्माण एवं बहुआयामी बुद्धि। इसको अंग्रेजी में कंस्ट्रक्शन ऑफ इंटेलिजेंस एंड मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। बुद्धि निर्माण। तो सबसे पहली जो यहाँ समझने की चीज है कि बुद्धि क्या है। बुद्धि से आप क्या समझते हो, इंटेलिजेंस किसे कहते हैं? तो बुद्धि का जो सामान्य अर्थ हम लोग लगाते हैं वह है समझ से। हमारे जो समझ है, हमारे पास जो ज्ञान है, हमारा जो विवेक है, वही क्या है, बुद्धि है। तो बुद्धि को हम कई रूपों में जानते हैं, जैसे कि विवेक, जैसे कि समझ, जैसे कि ज्ञान, प्रज्ञा भी कहा जाता है इसे। तो ये सारे बुद्धि के पर्यायवाची शब्द कह सकते हैं। तो बुद्धि का मतलब क्या हुआ कि बुद्धि वह शक्ति है मानव के अंदर जो उसे किसी समस्या के समाधान करने को प्रेरित करती है, या वह मार्ग प्रशस्त करती है जिससे कि मानव मुश्किल समय में जब उसे जरूरत होती है तो वह अपने विवेक का इस्तेमाल करके उस समस्या से अपने आप को बचा लेता है, अपने आप को समस्या से निकाल लेता है। तो यहाँ बुद्धि कहने का मतलब क्या हुआ कि बुद्धि को कई अर्थों में लिया जाता है। कुछ लोग समझते हैं कि जो ज्ञान है, जो हम लोग पढ़ लिख करके हासिल करते हैं, वह बुद्धि है। तो केवल वही चीज बुद्धि नहीं है। बुद्धि का मतलब संपूर्ण है। पढ़ लिख करके जो ज्ञान हासिल हुआ वह सूचनाओं का एक तरह से संग्रह कर सकते हैं, उसे हम हैं। तो सूचनाओं का संग्रह भी हुआ, वह भी एक तरह का ज्ञान ही है। लेकिन जब वास्तविक रूप में हम उसे इम्प्लीमेंट करते हैं किसी समस्या के समाधान के लिए, तो दरअसल वहां पे बुद्धि का हम इस्तेमाल करेंगे। वह हमारे लिए उपयुक्त होगा कि वह चीज बुद्धि है जो हम किसी समस्या के समाधान के समय इस्तेमाल करते हैं, कोई आइडिया लगाते हैं, तो वह बुद्धि है। बुद्धि के पक्ष के ऊपर देखेंगे तो बुद्धि के 3 पक्ष हैं, कार्यात्मक, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक। कार्यात्मक, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक, ये 3 बुद्धि के पक्ष होते हैं। कार्यात्मक पक्ष जो है वह किसी कार्य को करने के प्रति प्रेरित करता है। वही संरचनात्मक बुद्धि जो है किसी प्रकार की संरचना को बनाने में, कंस्ट्रक्ट करने में, और क्रियात्मक जो है वह किसी क्रिया को संपन्न कराने में काम आता है। तो इस प्रकार से बुद्धि के 3 पक्ष हैं और बुद्धि की 3 श्रेणियां भी हैं। सामाजिक बुद्धि, स्थूल बुद्धि एवं अमूर्त बुद्धि। ये 3 प्रकार की बुद्धि की श्रेणियां हैं। और बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक की बात करें तो वंशानुक्रम एवं वातावरण, इन दोनों की जो अंतः क्रिया होती है, यह बुद्धि को प्रभावित करने वाली सबसे प्रमुख कारक है। अब बात कर लेते हैं कि विभिन्न विद्वानों ने बुद्धि की परिभाषाएं दी हैं। तो उन विद्वानों में से मैंने कुल 5 प्रमुख विद्वानों की परिभाषाओं को यहाँ पे लिखा है, क्योंकि परिभाषाएं तो बहुत सारे विद्वानों ने दी। तो उन सारे विद्वानों में से 5 जो प्रमुख हैं उन्हें छांट करके मैंने यहाँ लिखा है। तो सबसे पहली जो परिभाषा है एल.एम. टर्मन की है। टर्मन ने क्या कहा, बुद्धि अमूर्त विचारों के संदर्भ में सोचने की योग्यता है। बुद्धि क्या है, तो अमूर्त विचारों के संदर्भ में। अमूर्त मतलब क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट, वैसे विचार जो हमें मूर्त रूप में सामने दिखाई नहीं पड़ते हैं, बल्कि हम उसे कल्पना में, चिंतन में समझ सकते हैं। तो वैसी चीजें क्या कहलाती हैं, अमूर्त कहलाती हैं। तो टर्मन ने क्या कहा कि बुद्धि अमूर्त विचारों के संदर्भ में सोचने की योग्यता है। जो अमूर्त विचार है उसके संदर्भ में यदि हमारे अंदर सोचने की योग्यता है तो हम बुद्धिमान हैं। चलिए अब दूसरे विद्वान की ओर बढ़ते हैं। वेस्लर ने भी बुद्धि की परिभाषा दी है और इनका बुद्धि के ऊपर भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। आगे हम लोग इनके बुद्धि लब्धि IQ के चार्ट को पढ़ेंगे, जो कि इनका दिया हुआ बहुत ही फेमस है, और इन्हीं के IQ के द्वारा किसी भी बच्चे का IQ निकाला जाता है। तो वेस्लर ने क्या कहा
कि बुद्धि किसी व्यक्ति के द्वारा उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करने, तार्किक चिंतन करने तथा वातावरण के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से क्रिया करने की सामूहिक योग्यता है। बेशर की परिभाषा थोड़ी सी लंबी है, लेकिन काफी उपयुक्त परिभाषा है, क्योंकि उन्होंने कहा कि बुद्धि किसी व्यक्ति के द्वारा उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करने हैं। उद्देश्यपूर्ण, हमारा कार्य जो होता है वह उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। यदि हम उद्देश्यपूर्ण कार्य कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमारी बुद्धि काम कर रही है। तार्किक चिंतन करने, ऐसा चिंतन जिसमें तर्क हो, बिना तर्क बेतुका चिंतन नहीं होना चाहिए। तो तार्किक चिंतन करने तथा वातावरण के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से क्रिया करने की सामूहिक योग्यता है। वातावरण के साथ भी प्रभावपूर्ण ढंग से क्रिया करने की सामूहिक योग्यता को क्या कहते हैं? बुद्धि कहते हैं। अब बढ़ते हैं अगले परिभाषा की ओर जो वुडवर्थ ने दी है। वुडवर्थ की परिभाषा एकदम कॉम्पैक्ट है, छोटी सी है। बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। क्या कहा इन्होंने? कि बुद्धि जो है वह कार्य करने की एक विधि है। दिस इज ए मेथड ऑफ डूइंग वर्क। हम जो कार्य करते हैं उस कार्य को करने की एक विधि ही बुद्धि है। फिर थॉर्नडाइक की परिभाषा है। थॉर्नडाइक का क्या मत है, इसे भी देख लेते हैं। सत्य या तथ्य के दृष्टिकोण से उत्तम प्रक्रियाओं की शक्ति ही बुद्धि है। इन्होंने क्या कहा कि सत्य या तथ्य के दृष्टिकोण से जो उत्तम प्रक्रिया हमारे अंदर से निकल करके आती है वह शक्ति ही बुद्धि है। चलिए अब रायबर्न की परिभाषा को पढ़ते हैं, जो काफी अच्छी परिभाषा है और उपयुक्त परिभाषा भी हम इसे कह सकते हैं। इन्होंने कहा कि बुद्धि वह शक्ति है जो हमें समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। मुझे खास करके रायबर्न की परिभाषा बहुत अच्छी लगती है और इनका जो कहना है बिल्कुल सटीक है कि समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। वह शक्ति बुद्धि कहलाती है। तो जब हमारे अंदर वह शक्ति आ जाए जो हमें किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए तैयार कर दे और हमें हमारे उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता प्रदान करे, तो हम उस शक्ति को क्या कहेंगे? बुद्धि कहेंगे। तो इस प्रकार से बुद्धि के मुख्य 5 जो परिभाषाएं थे, ये 5 विद्वानों की परिभाषाएं थे। अब हम लोग आगे इसके संदर्भ में बढ़ते हैं। तो बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, जो कि है बुद्धि के सिद्धांत। तो बुद्धि के कुछ सिद्धांत विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दिए गए। इसी क्रम में हमारा सबसे पहला जो बुद्धि का सिद्धांत है, जिसे एक तत्व या एक कारक सिद्धांत कहते हैं, यूनिफैक्टर प्रिंसिपल ऑफ इंटेलिजेंस इसे कहते हैं। तो इसके जो मुख्य प्रवर्तक थे वो अल्फ्रेड बीने थे। अल्फ्रेड बीने ने सर्वप्रथम एक तत्व या एक कारक के सिद्धांत को दिया। अल्फ्रेड बीने फ्रांस के रहने वाले थे और इनका जन्म 1857 में हुआ था एवं इनकी मृत्यु 1911 में हो गई थी। तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि बुद्धि एक अविभाज्य इकाई है। बुद्धि को इन्होंने एक अविभाज्य इकाई माना और इसीलिए इसको एक तत्व का सिद्धांत कहते हैं। बुद्धि को अलग अलग इन्होंने नहीं माना है। और इन्होंने कहा कि बुद्धि वह मानसिक शक्ति है जो व्यक्ति के समस्त कार्यों का संचालन करती है तथा व्यक्ति के समस्त व्यवहारों को प्रभावित करती है। तो बुद्धि के संदर्भ में बीने का क्या मानना था? बीने का मानना था कि बुद्धि एक अविभाज्य इकाई है। बुद्धि को हम अलग अलग खंडों में बांट नहीं सकते हैं। और इन्होंने क्या कहा कि बुद्धि वह मानसिक शक्ति है जो व्यक्ति के समस्त कार्यों का संचालन करती है। व्यक्ति जो भी काम करता है उस काम को करने के पीछे उसकी बुद्धि ही होती है। साथ ही साथ बुद्धि व्यक्ति के व्यवहार को भी प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। तो अब आगे देखें कि अल्फ्रेड बीने ने अपने सहयोगी थियोडर साइमन के साथ मिलकर सर्वप्रथम IQ का प्रयोग किया तथा विभिन्न बालकों के संदर्भ में बुद्धि लब्धांक का मान बताया। दरअसल इसके पीछे की घटना 1904 में हुई थी, जब फ्रांस के शिक्षा मंत्री ने अल्फ्रेड बीने को कहा कि आप एक ऐसा टेक्निक विकसित कीजिए जिससे यह पता चल जाए कि क्लास में जो बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनमें से कौन कौन से बच्चे पढ़ाई में पीछे रह जाते हैं, और यदि हम ऐसा कर सके तो हम उन बच्चों के लिए विशेष शिक्षा की व्यवस्था कर सकते हैं।
दरअसल पता तो चले कि कौन सा बच्चा पिछड़ जाता है। तो उसी संदर्भ में अल्फ्रेड बिने ने अपने सहयोगी थियोडोर साइमन के साथ मिलकर के एक प्रयोग करना शुरू किया और उन प्रयोगों का ही यह नतीजा रहा कि आईक्यू निकल करके सामने आया। आईक्यू यानी कि इंटेलिजेंस कोशेंट, जिसे हम लोग बुद्धि लब्धि कहते हैं। तो बुद्धि लब्धि के लिए सबसे पहला प्रयोग किसने किया? तो अल्फ्रेड बिने ने किया 1904 ईस्वी में। और इनका प्रयोग जो है सबसे पहला टेस्ट इन्होंने 1908 में प्रकाशित किया था और फिर 1911 में जब इनकी मृत्यु हुई तो उससे कुछ समय पहले ही इनका आखिरी टेस्ट प्रकाशित हुआ था। लेकिन इनकी मृत्यु के बाद यह कार्य जो है रुका नहीं और टर्मन आए, साथ ही साथ स्टर्न हास आए, जिन्होंने इस सिद्धांत को आगे बढ़ाया। और टर्मन ने सबसे पहले बुद्धि लब्धि निकालने का फॉर्मूला दिया, जो कि आप लोगों को भी पता होगा कि बुद्धि लब्धि निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो बुद्धि लब्धि निकालने का फॉर्मूला, जिसको हम लोग कहते हैं आईक्यू, तो आईक्यू का जो फॉर्मूला होता है वह बच्चों की जो मानसिक आयु होती है और बच्चों की वास्तविक आयु मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये बुद्धि लब्धि निकालने का फॉर्मूला है। बच्चों की जो मानसिक आयु होती है, किसी बच्चे की मानसिक आयु और उसकी वास्तविक आयु दोनों में डिवाइड करके 100 से गुना करने के बाद जो मान निकलता है, तो यह सूत्र जो है सबसे पहले टर्मन ने बताया था। और टर्मन भी एक तत्व सिद्धांत के समर्थक थे। टर्मन ने भी इसका समर्थन किया था। तो टर्मन के बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला आज भी यह माप जो है मान्य है। स्टैंडर्ड जो आज है वेस्लर का हम लोग जानते हैं आईक्यू टेबल, तो वह टेबल जो है इसी के अनुसार निकाला गया है। तो ये बुद्धि के सिद्धांत का जो पहला सिद्धांत है, एक तत्व का सिद्धांत। उम्मीद है कि आप लोगों को इसके बारे में आइडिया मिल गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं इसके अगले सिद्धांत की ओर। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला जो सिद्धांत है वह है द्विकारक सिद्धांत, 2 फैक्टर थ्योरी। तो इसके प्रतिपादक स्पीयरमैन थे। इनका जन्म 1863, मृत्यु 1945 और ये इंग्लैंड के निवासी थे। तो एक तरह से देखें तो मैंने पहले भी कहा कि जितने भी शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षाविद हुए, मनोवैज्ञानिक हुए, सबका जीवन का लगभग एक सा था। इसीलिए 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन हुए और बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा जैसे नई शिक्षा प्रणालियों का विकास हुआ। तो स्पीयरमैन ने क्या कहा? स्पीयरमैन ने बुद्धि के संदर्भ में क्या बताया? स्पीयरमैन ने बुद्धि के 2 कारक बतलाया। कहा कि बुद्धि जो है वह प्रत्येक मनुष्य में 2 प्रकार की होती है, एक सामान्य प्रकार की बुद्धि और एक विशिष्ट प्रकार की बुद्धि। सामान्य प्रकार की बुद्धि लगभग सभी मनुष्यों में पाई जाती है, वही विशिष्ट बुद्धि भी सभी मनुष्यों में पाई जाती है। लेकिन प्रत्येक मनुष्यों में, प्रत्येक मानव में यह एक दूसरे क्या होता है, डिफर होता है, अंतर होता है, सब में एक जैसी नहीं पाई जाती है। और यही कारण है कि कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा बुद्धिमान हो जाता है, वही कोई व्यक्ति कम बुद्धिमान रह जाता है। तो इन्होंने स्पीयरमैन ने बुद्धि के 2 कारक बतलाए। पहला कारक सामान्य मानसिक योग्यता और दूसरा कारक विशिष्ट मानसिक योग्यता। इन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति में सामान्य मानसिक योग्यता के साथ साथ कुछ विशिष्ट योग्यताएं पाई जाती हैं। ठीक है। तो और साथ ही साथ इन्होंने क्या कहा कि एक व्यक्ति जितने क्षेत्रों या विषयों में कुशल होता है उसमें उतनी ही विशिष्ट योग्यताएं पाई जाती हैं। सपोज दैट यदि कोई व्यक्ति संगीत भी जानता है, चित्रकारी भी जानता है, अभिनय भी जानता है और साथ ही साथ वह टेक्नोलॉजी का भी ज्ञान रखता है, तो क्या है कि वह अधिक क्षेत्रों में कुशल है, तो उसमें उतनी ही विशिष्टता भी पाई जाती है, वह उतना ही विशिष्ट होता है, उतना ही स्पेसिफाइड होता है। एक व्यक्ति में सामान्य योग्यता की मात्रा जितनी ही अधिक पाई जाती है वह उतना ही अधिक बुद्धिमान होता है। इन्होंने क्या कहा कि एक व्यक्ति में जितनी ज्यादा सामान्य
योग्यता पाई जाती है, सामान्य मानसिक योग्यता पाई जाती है, वह उतना ही ज्यादा बुद्धिमान होता है। तो यह था द्विकारक सिद्धांत, जिसके प्रतिपादक थे स्पीयरमैन। तो बढ़ते हैं बुद्धि के तीसरे सिद्धांत की ओर, जो कि है बहुकारक सिद्धांत। बहुकारक सिद्धांत का मतलब क्या है? बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक एडवर्ड थॉर्नडाइक थे। एडवर्ड थॉर्नडाइक ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे और इनका जन्म काल 1874, मृत्यु 1949 ईस्वी। तो 1874 से 1949 थॉर्नडाइक ने बहुकारक सिद्धांत दिया और द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था और उनके अगेंस्ट इनका सिद्धांत था। स्पीयरमैन ने कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति में सामान्य मानसिक योग्यता होती है और इन्होंने कहा कि सामान्य मानसिक योग्यता जैसी कोई चीज नहीं होती है, बल्कि इन्होंने कहा कि बुद्धि कई तत्वों का समूह होती है। बुद्धि कई अलग अलग तत्वों का एक समूह होती है और प्रत्येक तत्व में कोई सूक्ष्म योग्यता निहित होती है, अर्थात सामान्य बुद्धि नाम की कोई चीज नहीं होती है, बल्कि बुद्धि में कई स्वतंत्र विशिष्ट योग्यताएं निहित रहती हैं जो विभिन्न कार्यों को संपादित करती हैं। तो थॉर्नडाइक ने स्पीयरमैन के उस सिद्धांत को नहीं माना जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति में जी फैक्टर होता है। तो जी फैक्टर का मतलब सामान्य मानसिक योग्यता से है और उन्होंने विशिष्ट योग्यता की बात मानी। थॉर्नडाइक ने स्पीयरमैन के विशिष्ट योग्यता की बात मानी, लेकिन सामान्य योग्यता की बात नहीं मानी। उन्होंने कहा कि सामान्य बुद्धि नाम की कोई चीज नहीं होती है। थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए: अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि और यांत्रिक बुद्धि। और 4 प्रतिमान दिए उन्होंने, 4 मॉडल दिए बुद्धि के: लेवल, रेंज, एरिया और स्पीड। आप कोई गेम खेलते होगे तो उसमें भी देखते होगे कि इन 4 चीजों पर फोकस रहता है। गेम में लेवल रहता है, गेम का रेंज होता है, गेम का एरिया स्पेसिफाइड होता है और साथ ही साथ उसकी स्पीड भी होती है। जैसे जैसे आप उस गेम में आगे बढ़ते जाओगे उसका लेवल टफ होता जाएगा, उसका रेंज बढ़ता जाता है, उसका क्षेत्र भी व्यापक होता है और उसकी स्पीड भी बढ़ती है, ताकि वह जो गेम है वह आपकी मानसिक योग्यता की जांच कर रही है कि आप कितना सक्षम है, कितनी तेजी से आप खेल सकते हो, कितनी तेजी से आप समस्याओं का समाधान कर सकते हो। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है वह कहता है कि मानव में बुद्धि जो है एक कारक नहीं है बल्कि बहुकारक है, बहुत सारे तत्वों का एक समूह है। अब इनके जो 4 स्वतंत्र प्रतिमान है इसको समझ लें। मैंने भी गेम का उदाहरण दिया, उसी तरह से समझेंगे इसको कि पहला जो है स्तर, तो किसी विशेष कठिनाई स्तर का कितना कार्य किसी व्यक्ति के द्वारा किया जा सकता है। और रेंज क्या है? सीमा, यानी कि कितनी किसी व्यक्ति का एक क्षेत्र होता है, उसका अपना रेंज होता है, किसी भी समस्या के समाधान करने की उसकी अपनी कैपेसिटी होती है। एक समस्या है जिसे एक व्यक्ति आसानी से सोल्व कर देता है, दूसरा उसमें फंस जाता है। तो दोनों ही व्यक्ति के लिए वह समस्या दी जाती है, लेकिन एक व्यक्ति सफल होता है, एक व्यक्ति असफल होता है। समस्याएं समान है लेकिन व्यक्ति की योग्यताएं अलग अलग हैं, उनका जो रेंज है वो अलग अलग है। तो हम लोग इस तरह से इसको समझ सकते हैं। फिर क्षेत्र क्या है? तो क्षेत्र का अभिप्राय क्रियाओं की उन कुल संख्याओं से जिनका हम समाधान कर सकते हैं, कितनी संख्या तक हम समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। स्पीड, गति, इसका अर्थ कार्य करने की गति से है कि एक व्यक्ति किसी काम को कितनी गति से करता है। अब जैसे कि किसी एक समस्या को लिया गया और 4 बच्चों को बैठा दिया गया उसे हल करने के लिए। मान लिया जाए एक जिग्सा पहेली को लिया गया और 4 बच्चों को दिया गया, एक ही पहेली थी और उसको हल करना था। तो चारों में से चारों बच्चे एक साथ उसको हल नहीं करेंगे, चारों का अलग अलग फैक्टर निकल करके आएगा और आप उसे यदि नोट करते हैं तो आप लोगों को ये चारों चीजें समझ में आ जाएंगी, यदि प्रैक्टिकली करके आप देखना चाहते हैं तो। और चूंकि ये सारे मनोवैज्ञानिक थे और इन मनोवैज्ञानिकों ने प्रैक्टिकली ये सारे कामों को किया है, उसके बाद ये सारे थ्योरी को हमें दिया है।
ये केवल उन्होंने सोच करके नहीं कह दिया है, बल्कि ये सारा जो है उनका टेस्ट किया हुआ है। थॉर्नडाइक के सिद्धांत का जो अलग अलग नाम है, वह अलग अलग नाम उनके उन्हीं प्रयोगों के कारण पड़ा है। थॉर्नडाइक के सिद्धांत के अलग अलग नाम है, जैसे कि उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, बहुतत्व सिद्धांत। इनके सिद्धांतों को और विस्तार से हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग यह जानेंगे कि किस प्रकार से उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत को थॉर्नडाइक ने दिया था और उन्होंने किस प्रकार से एक बिल्ली के ऊपर प्रयोग किया था, और बिल्ली के ऊपर प्रयोग करके उन्होंने यह सिद्ध किया था कि यदि किसी व्यक्ति को उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत दिया जाए तो धीरे धीरे उसमें प्रयास करते हुए, प्रयत्न करते हुए भूल एवं त्रुटि के सिद्धांत से वह चीजों को सीखता है, समझता है। तो उसकी चर्चा हम लोग अगले चैप्टर में करेंगे, उसमें विस्तार से हम लोग समझेंगे और बिल्ली के ऊपर जो प्रयोग इन्होंने किया है उस प्रयोग को हम लोग विस्तार से समझेंगे और जानेंगे। तो बढ़ते हैं बुद्धि के सिद्धांत में। 3 बुद्धि के सिद्धांत हम लोगों ने पढ़े, ऐसे तो बहुत सारे हैं। एक छोटा सा शॉर्ट हम लोग उसका लिस्ट बना लेते हैं, ताकि सारे सिद्धांतों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। इनमें से जो 3 प्रमुख थे उनको हम लोगों ने पढ़ लिया है, लेकिन कुछ और भी हैं जिनका हम एक शॉर्ट लिस्ट बना लेते हैं ताकि वो चीजें हमें याद रहें। तो आइए जानते हैं बुद्धि के प्रमुख सिद्धांतों को और उनके प्रतिपादकों को। तो पहला जो है एक कारक सिद्धांत, जिसके प्रतिपादक बीने, टर्मन और स्टर्न है। द्विकारक सिद्धांत, जिसके प्रतिपादक स्पीयरमैन है। बहुकारक सिद्धांत, जिसके प्रतिपादक थॉर्नडाइक है। प्रतिदर्श सिद्धांत, जिसके प्रतिपादक थॉमसन है। समूह कारक सिद्धांत, जिसके प्रतिपादक थर्स्टन है। पदानुक्रमिक या त्रिआयामी सिद्धांत, जिसके प्रतिपादक जेपी गिलफोर्ड है। तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत, जिसके प्रतिपादक आरबी कैटल है। बहुबुद्धि का सिद्धांत, जिसके प्रतिपादक हार्वर्ड गार्डनर है। तो इस प्रकार से ये 8 प्रमुख बुद्धि के सिद्धांत हैं, लेकिन इनमें से 3 प्रमुख को हम लोगों ने पढ़ा। और अब जो है इसके आगे का जो टॉपिक है उसके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। तो चलिए अब समझते हैं मानसिक आयु और बुद्धि परीक्षण को। मानसिक आयु और बुद्धि परीक्षण क्या है? तो बुद्धि परीक्षण के संदर्भ में कुछ बिंदुओं को देखेंगे। बुद्धि परीक्षण क्या है? तो बुद्धि परीक्षण के द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व की विशेषताओं का पता लगाया जाता है। बुद्धि परीक्षण के द्वारा किसी व्यक्ति में क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या विशिष्ट वो कर सकता है, उसकी मानसिक क्षमता जो है वो कितनी तेज है, इसका पता बुद्धि परीक्षण के द्वारा लगाया जाता है। दूसरा जो पॉइंट है कि सर्वप्रथम जर्मन मनोवैज्ञानिक वुंट ने 1879 ईस्वी में बुद्धि मापन के लिए मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी। तो बुद्धि मापन के लिए सबसे पहले जर्मनी के मनोवैज्ञानिक वुंट ने 1879 ईस्वी में एक ऐसी प्रयोगशाला की स्थापना की थी जहां वे बुद्धि मापन के ऊपर काम करते थे। कैसे मनुष्य के बुद्धि को मापा जाए, इसके लिए वो काम करते थे। अगला पॉइंट है कि फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड बीने एवं साइमन ने बुद्धि मापन का आधार बच्चों के निर्णय, स्मृति, तर्क एवं आंकिक जैसे मानसिक कार्यों को माना। जब 1904 ईस्वी में फ्रांस के शिक्षा मंत्री ने अल्फ्रेड बीने को कहा कि आप ऐसी विधि का, ऐसी प्रणाली का विकास कीजिए जिससे हम बच्चों के मानसिक योग्यता का पता लगा सकें, तो टर्मन ने क्या किया कि बच्चों का अध्ययन करना शुरू किया और उसके लिए उन्होंने कुछ ऐसे सवालों का चार्ट तैयार किया जिससे बच्चों के मानसिक क्षमता का पता लगाया जा सकता था। और उन सवालों में उन्होंने बच्चों के निर्णय करने की क्षमता, उनके स्मृति यानी कि याद रखने की क्षमता, उनके तर्क करने की क्षमता और उनकी आंकिक योग्यता अर्थात गणितीय अभियोग्यता जैसे विषयों के आधार पर उन्होंने सवालों का एक चार्ट बना लिया और उन सवालों को प्रत्येक बच्चे से पूछ करके उसके संदर्भ में उन्होंने अपना टेस्ट दिया था। सर्वप्रथम विलियम स्टर्न ने बुद्धि मापन के लिए बुद्धि लब्धि यानी कि IQ, जिसको इंटेलिजेंस कोसेंट कहते हैं, इसके प्रयोग का सुझाव दिया था। तो सबसे पहला वह मनोवैज्ञानिक जिसने बुद्धि लब्धि यानी कि IQ के प्रयोग का सुझाव दिया वो कौन था? तो विलियम स्टर्न था। और सर्वप्रथम टर्मन ने, लुईस टर्मन, इनका पूरा नाम है लुईस टर्मन,
तो टर्मन ने आईक्यू ज्ञात करने की विधि बतलाई और इनका फॉर्मूला क्या है। टर्मन का आईक्यू फॉर्मूला याद रखेंगे, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुने 100। मानसिक आयु यानी कि मेंटल एज तो MA, वास्तविक आयु यानी कि क्रॉनिकल एज यानी कि CA इंटू 100। तो ये फॉर्मूला किसका है, आईक्यू निकालने का, इसको याद रखेंगे। ये फॉर्मूला पूछ दिया जा सकता है। मानसिक आयु क्या होती है, अब इस चीज को समझना है कि मानसिक आयु क्या। वास्तविक आयु तो हम लोग जानते हैं, जैसे यदि कोई 10 वर्ष का बालक है, 10 वर्ष का बालक है तो यह उसकी वास्तविक आयु हो गई। 10 वर्ष क्या हो गई, उसकी वास्तविक आयु हो गई। अब उसकी मानसिक आयु निकाला जाए तो मानसिक आयु निकालने के लिए उसको कुछ सवालों का चार्ट दिया जाएगा, उन सवालों के जवाब उससे पूछे जाएंगे और यह पता लगाया जाएगा कि 10 वर्ष के उम्र तक के बच्चे जितना वो सीख जाते हैं उतना उसने सीखा है या नहीं। तो इससे क्या निष्कर्ष निकल सकते हैं, इससे 3 प्रकार के निष्कर्ष मुख्य रूप से निकल सकते हैं। या तो उसने 10 वर्ष के बच्चे से कम सीखा है, या उसने अपने समकक्ष बच्चों के समान सीखा है, या 10 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों की योग्यता उसमें आ गई है। ये 3 परिणाम निकल करके आ सकते हैं। यानी कि 10 वर्ष के बराबर हो सकता है, या 10 वर्ष से ज्यादा हो सकता है या कम हो सकता है। 3 प्रकार के परिणाम निकल करके आ सकते हैं। तो अब यहाँ देखेंगे कि इन 3 परिणामों के अनुसार उसका जब आईक्यू निकलेगा, मान लिया जाए कि अगर वह 10 वर्ष से कम है, 10 वर्ष से कम है, तो उसकी जो आईक्यू निकल करके आएगी वह सामान्य से कम होगी, यानी कि वह मंद बुद्धि के कैटेगरी में चला जाएगा। वहीं यदि उसकी आईक्यू 10 वर्ष के लेवल की है तो उसकी जो आईक्यू निकल करके आएगी वह सामान्य एवरेज के लिस्ट में आएगी, एवरेज कैटेगरी में आएगी। और यदि वह 10 वर्ष से अधिक उसकी मानसिक आयु आ जाती है तो फिर क्या निकल के आएगा कि वह सामान्य से अधिक यानी कि तेज प्रतिभाशाली श्रेणी में जा सकता है। सपोज दैट यदि किसी बच्चे का 10 वर्ष के बच्चे का मानसिक आयु 12 वर्ष है, निकल करके आता है कि वह उस बच्चे ने 10 वर्ष की आयु में उतना कुछ जान लिया है जितना 12 वर्ष के बच्चे जानते हैं, तो 12 ये उसका मेंटल एज हो जाएगा और 10 जो है उसका वास्तविक आयु उसकी होगी, क्रॉनिकल एज होगी। और इसको गुना करेंगे 100 से, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आएगा 120। तो उसकी आईक्यू क्या आई 120। अब 120 जो है वो उसको हम लोग लिस्ट में देख लेंगे कि 120 किस श्रेणी का बालक है, तो पता चल जाएगा कि यह प्रतिभाशाली श्रेणी का बालक है। तो इस प्रकार से आईक्यू निकाला जाता है। यही सपोज कीजिए कि यदि उस बच्चे की 10 वर्ष के बच्चे की मानसिक आयु 8 वर्ष के बच्चे के बराबर है, कि 8 वर्ष का बच्चा जितना जानता है उसने 10 वर्ष की उम्र में सीखा है, तो उसका अगर आईक्यू निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, 10 वर्ष उसकी वास्तविक आयु है, मानसिक आयु 8 है, गुना 100 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 80। उसकी आईक्यू आ जाएगी 80। अब हम लिस्ट में जाकर के देख लेंगे कि 80 के कैटेगरी का बच्चा क्या है, मंद बुद्धि है या सामान्य से कम है, पिछड़े कैटेगरी में आएगा। तो हम उस लिस्ट के अनुसार से उसको निकाल करके देख लेंगे और इस प्रकार से किसी बच्चे का आईक्यू पता किया जाता है। तो आईक्यू पता करने के लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी है, पहला तो मानसिक आयु, और मानसिक आयु ज्ञात करने के लिए कुछ सवालों के चार्ट बनाने होते हैं। और वह सवाल का चार्ट जो है, अब जैसे कि 10 वर्ष का बालक है तो 10 वर्ष के बालक क्या क्या चीजें सीख लेते हैं, इसका एक पैटर्न है। इस पैटर्न के अनुसार से सवाल तैयार किए जाते हैं। अब इस सवाल में वही चीजें रहेंगी जो 10 वर्ष के बालक जानते हैं, और फिर कुछ और सवाल रहेंगे जो कम उम्र वाले रहेंगे, और कुछ ऐसे सवाल रहेंगे जो अधिक उम्र वालों बच्चों के लिए रहेंगे। और इन तीनों सवालों के चार्ट को 10 वर्ष के बच्चे को दिया जाएगा और वह बच्चा प्रत्येक सवाल का जवाब अपने अनुसार से देगा। उसके दिए हुए सवालों को देख करके उसका मानसिक आयु निकाल लिया जाएगा। जैसे मान लिया जाए कि उसने 12 वर्ष वाले बच्चों के सवाल हल कर दिए
तो उसकी मानसिक आयु क्या हो गई, 12 वर्ष हो गई। या मान लिया जाए कि उसने 10 वर्ष के बच्चे, 10 वर्ष वाले जो लिस्ट था उसका भी हल नहीं दिया और उसने 8 वर्ष वाला हल दिया, तो उसकी मानसिक आयु वहां हो जाएगी 8 वर्ष, और तब जाकर के हम लोग आईक्यू निकाल पाने में सक्षम होंगे। तो यह थी आईक्यू की गणना करने की विधि। तो उम्मीद है कि आप लोगों को आईक्यू समझ में आ गया होगा, साथ ही साथ आईक्यू कैसे निकाला जाता है यह भी समझ में आ गया होगा। तो आज का यह जो क्लास है यहीं पे समाप्त होता है। एक टॉपिक इसमें और छूटा हुआ है, आईक्यू का लिस्ट, वो भी मैं इसी क्लास में जोड़ रहा हूं। तो अभी बने रहिए हमारे क्लास के साथ, आईक्यू का वह लिस्ट आप लोगों के सामने आने वाला है। तो आइए समझते हैं वेसलर के द्वारा निर्मित आईक्यू वितरण। मनोवैज्ञानिक वेसलर ने आईक्यू चार्ट बनाया और इस चार्ट के अनुसार बालकों की विभिन्न श्रेणियां बनाई। इन श्रेणियों को समझेंगे। सबसे पहला है 130 या इससे ऊपर। तो 130 या इससे ऊपर आईक्यू लाने वाले जो विद्यार्थी होते हैं वे अति श्रेष्ठ बुद्धि या प्रतिभाशाली की श्रेणी में आते हैं। 120 से 129 के बीच श्रेष्ठ बुद्धि, 110 से 109 के बीच उच्च सामान्य बुद्धि, 90 से 109 के बीच सामान्य बुद्धि, 80 से 89 के बीच मंद बुद्धि, 70 से 79 के बीच क्षीण बुद्धि और 69 से नीचे निश्चित क्षीण बुद्धि या जड़ बुद्धि। तो ये वेसलर के द्वारा निर्मित आईक्यू वितरण है। टर्मन ने भी इसी प्रकार का आईक्यू चार्ट बनाया है। टर्मन के अनुसार भी तो उसमें थोड़ा सा अंतर है, तो उसमें अधिकतम मान जो 145 तक उन्होंने लिया है। और तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि मनोवैज्ञानिकों के द्वारा जो आईक्यू वितरण का लिस्ट बनाया गया, उस लिस्ट के अनुसार बुद्धि लब्धि परीक्षण करने के बाद विद्यार्थियों की कैटेगरी तय की जाती है। इससे पता चलता है कि बालक कितना प्रतिभाशाली है। अब एक रिसर्च किया गया तो एक आश्चर्यजनक बात सामने आई, और वह बात क्या थी कि आईक्यू के आधार पर जब विद्यार्थियों का निष्कर्ष लिया गया तो यह बात सामने आई कि कम बुद्धि वाले से लेकर के अधिक बुद्धि वाले तक में जो ग्राफ उनका है उस ग्राफ में एक समानता है। समानता ये है, यह देखिए कि 55 से कम बुद्धि लब्धि वाले 0.1% है, वहीं 145 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले भी 0.1 से 0.1% है। ये अपने आप में एक आश्चर्यजनक बात है। और 70 से कम 2.1, वही देखिए 130 से ज्यादा 2.1, 70 से 85 के बीच 13.6 है, तो 115 से 130 के बीच 13.6 है। वही 85 से 100 के बीच 34.1, तो 100 से 115 के बीच भी 34.1% लोग हैं। तो इस प्रकार से जो भी पॉपुलेशन है तो उनके बीच जो मानसिक योग्यता की बात जब आती है, बुद्धि लब्धि की बात आती है, तो उनका वितरण इस अनुसार से पाया जाता है। तो यह मनोवैज्ञानिकों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रमाणित आंकड़े हैं। तो आज का यह अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। मिलेंगे फिर से अगले अध्याय में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और डीपली अध्ययन करते रहिए। आज के लिए धन्यवाद।